तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जवान मूवी को। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1986 से, जहां पर हम एक आदमी को अधमरी हालत में एक नदी में तैरता हुआ देख पाते हैं और यहीं के कबीले के कुछ लोगों की नजर जब उस आदमी पर पड़ती है तो उस आदमी को अपने घोड़े पर डालकर अपने कबीले में ले आते हैं। वो कबीला बहुत छोटा था और उसमें रहने वाले लोग भी कम थे, लेकिन वो खुश रहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर उस आदमी को देख पाते हैं जहाँ पर प्राचीन युग में जिस तरह से इलाज किया जाता था उसी पद्धति से उसका इलाज किया जा रहा था। उसके शरीर में 5 गोलियां लगी हुई थी। गोलियां तो निकाल दी गई और धीरे धीरे वो रिकवर भी हो रहा था, लेकिन अचानक से उसके कबीले में कुछ हमलावर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते वो हमलावर उन कबीलों वालों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। वो हमलावर उन कबीलों वालों को बेरहमी से मार रहे होते हैं और कबीले वाले बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पर उनके मसीहा की, जिसकी उन्होंने जान बचाई थी। अब वही उसका मसीहा बनकर बाहर निकला और यहाँ पर वो उन सारे हमलावरों को अकेले ही मार गिराता है। वैसे तो वो हमलावर बहुत सारे थे, लेकिन वो अकेला ही सभी को मार डालता है। कबीले वालों को उनका मसीहा तो मिल गया था, लेकिन उस मसीहा को अपना नाम तक नहीं मालूम था, मतलब कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। यहीं पर एक छोटा सा लड़का था जो कि उनसे कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके बारे में जरूर पता करूंगा कि आप कौन हैं। जिसके बाद कहानी 30 साल आगे मुंबई में शिफ्ट होती है, जहां पर कि हम एक मेट्रो ट्रेन को देख पाते हैं जिसमें 376 पैसेंजर थे। सभी लोग अपने अपने किसी न किसी काम से जा रहे थे, लेकिन किसी को क्या मालूम था यह मेट्रो ट्रेन हाईजैक होने वाली है। इस मेट्रो ट्रेन में भले ही 376 पैसेंजर थे, लेकिन इन पैसेंजरों में 6 लड़कियां ऐसी थी जो कि इस मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नॉर्मल दिखने वाली 6 लड़कियां उन्हें बंधक बना लेंगी। और यहीं पर इन 6 लड़कियों के चीफ को भी दिखाया जाता है, जो कि मेट्रो ट्रेन के अगले स्टेशन पर इस मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल में ये सारी प्लानिंग चीफ की होती है। ये 6 लड़कियां चीफ के अंडर में काम करती हैं और इस मेट्रो ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे उन पैसेंजरों में एक पैसेंजर पुलिस वाला था जो कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो चीफ उसे सबक सिखा देता है और उसे अपना गेटअप देकर एक पोल से बांध देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कंट्रोल रूम में कॉल करता है और ऑफिसरों से निगोशिएट करना शुरू करता है। तो निगोशिएट करने के लिए जो ऑफिसर आती हैं उनका नाम नर्मदा होता है। तो चीफ उनसे कहता है कि आपको 5 मिनट के अंदर अपने रूम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे ही बात करनी है और मैं उन्हीं को अपनी सारी डिमांड बताऊंगा। तो नर्मदा 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने रूम में बुलाती है, जिसके बाद चीफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से निगोशिएट करना शुरू करता है। चीफ उनसे कहता है कि मुझे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। यह सुनने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि इतना तो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, जिस पर कि चीफ उनसे कहता है कि इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसे बिजनेसमैन का नंबर दे रहा हूँ जिससे तुम अगर 40,000 करोड़ रुपए मांगोगे तो वह तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसकी बेटी मेरे पास है और वह इसी ट्रेन में मौजूद है और उसे प्लानिंग करके यहाँ पर लाया गया था। जिसके बाद तुरंत ही काली गायकवाड़ के पास कॉल किया जाता है, जो कि हथियारों का बिजनेस करता था। और जब उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है तो वो 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है और वो तुरंत ट्रांसफर भी कर देता है। जिसके बाद अगले स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन रुकने वाली थी। तो यहाँ पर नर्मदा अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उससे पहले चीफ के साथ ही काम करने वाली कल्कि की एक फ्लैशबैक स्टोरी सभी को सुनाई जाती है। कल्कि के पिता ने बैंक वालों से 40,000 का लोन लिया था, लेकिन वह उसे चुका नहीं पाए और वो धीरे धीरे बढ़कर 2 लाख हो गया। तब बैंक वाले कल्कि के पिता को परेशान करने लगे और यहाँ तक कि उसे मारने भी लगे। कल्कि के पिता पैसा लौटाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है एक पोस्टर पर, जिस पर लिखा हुआ था कि आत्महत्या करने पर उनकी फैमिली को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा
और यह पढ़ने के बाद उनके पास कोई और चारा नहीं था। तब कल्कि के पिता ने एक पेड़ से झूलकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। यह देखकर कल्कि पूरी तरह से टूट जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसने बैंक के मैनेजर का सर फोड़ दिया था। इस वजह से उसे जेल भी हो गई थी। तो आगे हम देखते हैं कि नर्मदा अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ अगले स्टेशन पर मौजूद थी। यहाँ पर चीफ भी पूरी तरह से तैयार थे और पैसेंजर में जितने भी लोग थे और जिन लोगों ने कल्कि की स्टोरी सुनी, वह सुनने के बाद सभी लोग चीफ का साथ देने के लिए मान गए थे और सभी ने चीफ वाला मास्क भी पहन लिया था, जिस वजह से नर्मदा की टीम किसी को भी नहीं पकड़ पाई और चीफ की पूरी टीम यहाँ से आसानी से निकल गई। और जो 40,000 करोड़ रुपए उनके पास आया था, उन सारे पैसों को उन लोगों ने 7 लाख किसानों के अकाउंट में डलवा दिए जो कि कर्ज में डूब गए थे। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि चीफ की ये 6 लड़कियां दरअसल में जेल में रहती हैं और वहीं से रहकर काम करती हैं। जैसे ही काम पूरा हो जाता है, यह जेल में वापस चली जाती हैं। चीफ की 6 लड़कियां सारे कामों में एक्सपर्ट हैं। सारी लड़कियों के पास अलग अलग खूबी है। कोई आर्टिस्ट है तो कोई डॉक्टर, कोई हैकर है तो कोई फाइटर। लेकिन ये 6 लड़कियां चीफ के साथ बहुत ही अच्छे से काम करती हैं और मिशन को पूरा करती हैं। और साथ ही हमें मालूम चलता है कि चीफ भी कोई आम आदमी नहीं है, वह उसी जेल का जेलर है जिसका नाम आजाद है। जेल में रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, आजाद उन सभी को अपनी बहन और अपनी माँ मानता है और जेल में रहते रहते इन सारी लड़कियों को इतने अच्छे से सुधार दिया जाता है कि जेल से निकलने के बाद वह कभी भी अपराध का रास्ता नहीं चुनती हैं। आगे हम देखते हैं कावेरी अम्मा को और आजाद को इन्हीं ने पाला है। आजाद की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और शादी के लिए कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए वो एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की तो नहीं आती, लेकिन उस लड़की की लड़की आती है जिसका नाम सूजी होता है। वो कहती है कि मेरी माँ बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए उनकी जगह पर उन्होंने मुझे भेजा है। और वैसे भी मुझे भी लड़के को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे भी वो पसंद करेंगी वो मेरे पापा होंगे और मेरे पापा को मुझे भी सिलेक्ट करना होगा। तो इसी तरह से सूजी और आजाद के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं और आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सूजी जिसकी बेटी है वह कोई और नहीं बल्कि नर्मदा होती है और उन्हें देखकर आजाद पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। लेकिन नर्मदा को भी यहाँ पर आजाद काफी अच्छा लगता था, क्योंकि सूजी को आजाद बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ पर नर्मदा को भी आजाद पसंद आता है। धीरे धीरे कर आजाद और नर्मदा भी एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं। दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी शादी भी होने वाली थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं आजाद के एक दूसरे मिशन को, जहां पर की 6 लड़कियां उनके साथ ही थी और इस बार उनका टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर स्पीच दे रहा होता है कि अगर मुझे गोली भी लग जाएगी तब भी वो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा, क्योंकि उसने सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन कुछ इस प्रकार बना रखी है कि प्राइवेट भी फेल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन बद से बदतर थी, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन आजाद की पूरी टीम उसे किसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो अब ये न्यूज भी वायरल हो जाती है और सारी पुलिस फोर्स जो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर ऑफिसर नर्मदा फिर से आजाद से निगोशिएट करती हैं, तो उससे पहले अपनी उन्हें डिमांड बताता है। उससे पहले वो एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुना था। ये कहानी भी आजाद के साथ ही रहने वाली लड़की की है, जो कि एक डॉक्टर थी। उसे अपने पेशेंट से बहुत ज्यादा प्यार था और फिर एक दिन उनके हॉस्पिटल में 57 बच्चे नाजुक हालत में आते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, लेकिन कुछ बड़े डॉक्टरों की वजह से बच्चों तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से वे सारे 57 बच्चों की जान चली गई। और यहाँ पर ये सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया गया और उसका लाइसेंस छीनने के साथ साथ उसे जेल में डाल दिया गया। तो आजाद की सबसे पहली डिमांड ये थी कि जिन डॉक्टरों ने ऑक्सीजन को उपलब्ध नहीं होने दिया, सबसे पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए
और सारा ब्लेम वो अपने ऊपर ले लें। आजाद के कहने पर ऐसा ही होता है और रात होने के बाद जब वो एक चापर मंगवाते हैं और यहाँ से निकलने वाले थे, तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऑफिसर नर्मदा की, जो कि अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आई हुई थी और इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन यह लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे, क्योंकि आजाद इनके पीछे खड़ा हुआ था, जो कि एक अलग गेटअप में था। तब यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है। नर्मदा और आजाद के बीच में भी फाइट होती है। नर्मदा यहाँ पर आजाद को नहीं देख पाई थी और आजाद यहाँ पर अपनी पूरी टीम को लेकर फरार हो गया था। नर्मदा को किसी भी हालत में आजाद और उसकी पूरी टीम को ढूंढना था, जबकि कुछ दिनों के बाद उसकी और आजाद की शादी होने वाली थी और यहाँ काली गायकवाड़ हथियारों के बिजनेस के लिए रसिया जाने वाला था। तो काली अपना सारा कारोबार अपने छोटे भाई को सौंपकर रसिया चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ नर्मदा और आजाद की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे और इनसे भी ज्यादा खुश थी उनकी बेटी सूजी। और पहले ही रात यहाँ पर आजाद नर्मदा को सब कुछ सच बताने वाला था। उसने पहले भी कोशिश की थी उसे बताने की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हुआ। इस बार भी वो बताने वाला था, लेकिन नर्मदा के ऑफिसर ईरानी ने पहले ही पता कर लिया था कि आजाद कौन है और यह सारी बातें उसने कॉल पर नर्मदा को बता दी थी। तो नर्मदा जैसे ही आजाद को शूट करने के लिए उसके पास जाती है, तभी उसके ऊपर एक जोरदार हमला हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दरअसल काली गायकवाड़ के भाई ने उन दोनों को बंधक बना लिया था और उसने यहाँ पर नर्मदा को गोली भी मार दी थी और वो आजाद को भी बेरहमी से मार रहे थे। और जैसे ही आजाद को जान से मारने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर किसी आदमी की एंट्री होती है, जो कि काली के आदमी को बुरी तरह से उड़ाता हुआ आ रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि आजाद की तरह दिखने वाला ही एक आदमी था, और जो कि आजाद के पिता हैं और उनकी भी एक बैक स्टोरी है। और काली के भाई के पूछने पर वो उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम विक्रम राठौर है, और यहाँ पर आते ही वो पूरी तरह से मारने लगते हैं और अपने बेटे आजाद और नर्मदा को बचा लेते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं काली को, जो कि रसिया में हथियारों की डीलिंग कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत सारे देशों के कुछ मेंबर्स थे, उनसे कह रहा था आपके देश में फैक्ट्री खोलोगे तो आपके देश के लोग ही प्रोटेस्ट करके आपकी फैक्ट्री को बंद करवा देंगे, लेकिन इंडिया इसके लिए पूरी तरह से सेफ है और वहाँ सब कुछ कब्जे में करने के लिए हमें चाहिए होगी वहाँ की सरकार, वहाँ का जितना होगा चुनाव, और उसके लिए चाहिए होगा ढेर सारा पैसा। 20% देने के लिए राजी हूँ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विलन था, वो कह रहा था कि मैं 80% देने के लिए राजी हूँ। तभी यहाँ पर काली को मालूम चलता है कि उसके छोटे भाई को आजाद ने मार दिया है और वह यह देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। दूसरी तरफ नर्मदा को किसी भी हालत में आजाद के बारे में पता करना था, क्योंकि उसने उसकी बेटी और उसका दिल तोड़ा है। इसलिए ईरानी के साथ प्लानिंग करके वो जेल में जाना चाहती थी और इन 6 लड़कियों के द्वारा आजाद के बारे में सब कुछ पता करना चाहती है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग नर्मदा को किसी तरह से जेल में पहुंचा देते हैं और इन 6 लड़कियों के द्वारा आजाद की स्टोरी पता करना शुरू करते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें आजाद को जानने से पहले विक्रम राठौर की स्टोरी जानना जरूरी होगा। तब वो लोग विक्रम राठौर की स्टोरी बताना शुरू करती हैं और ये कहानी पहुंच जाती है 1986 में, जहां पर कि हमें विक्रम राठौर और उसकी पत्नी ऐश्वर्या को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि विक्रम राठौर स्पेशल ओपीएस का एक सोल्जर है और उसे अर्जेंट यहाँ पर किसी काम से बुलाया गया है। उसे बताया जाता है कि बॉर्डर के उस पार 32 लोगों की टीम गई थी, लेकिन उन सारे लोगों को दुश्मनों ने मार गिराया है। हमने एक और टीम भेजी थी, लेकिन उनमें से आधे लोग मर गए हैं और आधे लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया है। तो अब वो लोग इस स्पेशल ओपीएस की मदद लेना चाहते हैं और उन बंधकों को वहां से छुड़ाना चाहते हैं। तब यहाँ पर विक्रम राठौर की पूरी टीम पहुंच जाती है बॉर्डर के उस पार, जहाँ पर कि ये लोग सिर्फ 6 लोग थे और ये 6 लोग ही काफी थे। वो वहां पहुंचने के बाद दुश्मनों से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच लड़ाई में इनकी बंदूक काम करना बंद कर देती है। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ
एक सोल्जर की बंदूक काम करना बंद कर दिया। इन 6 के 6 सोल्जरों की बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने लड़ाई जीत ली थी और वहाँ के सारे बंधकों को बचा लिया था। तो आगे एक इंक्वायरी बैठती है क्योंकि यमवाइफ 436 गन को काले गायकवाड़ आर्मी को दे देता है और उसी के वजह से जो दल बॉर्डर के उस पार गया था उन सभी की गन भी काम करना बंद कर दिया था और इसी वजह से वो सारे सोल्जर मारे गए थे। तो इस वजह से काले गायकवाड़ के साथ आर्मी ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी सारी गन को सीज भी कर लिया गया था। लेकिन काली गायकवाड़ को ये बिल्कुल भी देखा नहीं गया और जब विक्रम राठौर और उसकी पत्नी ऐश्वर्या घर पर अकेले थे तो काली गायकवाड़ अपनी पूरी टीम को लेकर उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसने काली गायकवाड़ को तो एरोप्लेन में ही ले जाकर उसे 5 गोलियां मारकर पानी में गिरा दिया था। सभी ने सोचा था कि वो मर गया था। जिसके बाद काली गायकवाड़ ने ऐश्वर्या को भी किसी तरह से फंसा दिया था। विक्रम राठौर को देश का गद्दार घोषित करवा दिया गया था और ऐश्वर्या को उसका साथ देने के जुर्म में फांसी दी जाने वाली होती है और जब उसे फांसी दी जा रही थी तभी अचानक से ऐश्वर्या बेहोश हो जाती है और मालूम चलता है कि दरअसल में ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है और रूल ये कहता है कि प्रेग्नेंट औरतों को फांसी नहीं दी जाती है जब तक कि उसका बच्चा 6 वर्ष का ना हो जाए। तो ऐश्वर्या के बच्चे की वजह से उसे 5 साल और मिल गए थे। उसका बेटा हुआ जिसका नाम आजाद रखा गया। उसे जेल में बहुत ज्यादा प्यार मिला। जेल की औरतों ने आजाद को बेटे की तरह माना और उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया। जैसे ही वह 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या को फांसी दे दी गई, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसी पुलिस वाले को देख पाते हैं जिसने कि मेट्रो में हमला करने की कोशिश की थी। दरअसल ये वही लड़का है जिसने कि विक्रम राठौर से वादा किया था कि बड़ा होकर मैं जरूर पता करूंगा कि आप कौन हैं और आज उसने पता कर लिया और विक्रम राठौर की 6 लोगों की टीम भी उसने इकट्ठी कर ली थी। लेकिन विक्रम राठौर की अभी भी याददाश्त वापस नहीं आई थी। यहाँ पर आजाद अपने पिता से मिलता है और वो भी बहुत खुश होता है। विक्रम राठौर की याददाश्त तो जा चुकी थी लेकिन उसके अंदर की सारी स्किल्स अभी भी मौजूद थी, जैसे कि फाइटिंग करना, स्विमिंग करना, कुकिंग करना, शूटिंग, सब कुछ मौजूद था। अब जेल में आजाद की इन 6 लड़कियों ने जब यहाँ पर नर्मदा को स्टोरी सुनाई तो नर्मदा की भी आंखें नम हो गई थी। वो यहाँ पर उनका साथ देने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ईरानी की दरअसल ये सारी चाल थी, क्योंकि ईरानी जो है वो यहाँ पर काली के लिए काम करता है और पल पल की न्यूज उसे देता था। तो ईरानी आजाद की उन 6 लड़कियों के साथ साथ यहाँ पर नर्मदा को भी मारने वाला था और साथ ही सूजी को भी। लेकिन वहाँ पर आजाद के पिता विक्रम राठौर सूजी को बचा लेते हैं और यहाँ दूसरी तरफ आजाद यहीं पर आकर इन सारी लड़कियों को भी बचा लेता है, क्योंकि ये जेल उसी का था। इसलिए वहाँ की सारी औरतों ने आजाद का साथ दिया और ईरानी को मार गिराया। लेकिन उससे पहले ईरानी ने इन 6 लड़कियों में से एक लड़की को गोली मार दी थी जिसका नाम लक्ष्मी था और यहाँ पर काफी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाए। आगे हम देखते हैं कि आजाद एक प्लान बनाता है, क्योंकि काली गायकवाड़ का ढेर सारा पैसा कंटेनर से भर के आने वाला था। उसे किसी तरह से अपने कब्जे में करना था और काली गायकवाड़ को रोकना था। इसलिए वो पूरी की पूरी टीम को लेकर पहुंच जाता है और उनसे सामना करने लगता है। विक्रम राठौर की पूरी टीम को उसने कह दिया था कि आप दूर रहना, क्योंकि हम संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। यहाँ पर आजाद की टीम उन लोगों को नहीं संभाल पा रही थी। तब यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम राठौर की। विक्रम यहाँ पर आजाद से कहता है कि यह मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन लोगों को मैं और मेरी टीम संभाल लेंगे, तुम इस मिशन को संभालो। तो आजाद सारे कंटेनर लेकर चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ विक्रम राठौर की पूरी टीम उन्हें संभालने में लगी हुई थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे और यहाँ पर काली गायकवाड़ के लोगों ने विक्रम राठौर की पूरी टीम को अपने कब्जे में कर लिया था। विक्रम राठौर को यहाँ पर काली गायकवाड़ बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। लेकिन तभी एक न्यूज आती है कि आजाद ने जेल की 6000 लड़कियों को बंधक बना लिया है और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो इन सारी लड़कियों को मार देगा, जबकि वो तो इसी जेल का जेलर है और वो उनका कुछ भी नहीं करने वाला। तो इस बार निगोशिएट करने के लिए आते हैं सीनियर ऑफिसर माधवन, जिसका रोल प्ले किया है संजय दत्त ने। तो
तो आजाद को अपनी डिमांड के रूप में हेड ऑफ स्टेट का साइन चाहिए था और उसे ये साइन बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि 6000 लड़कियां उसके कब्जे में हैं और साथ ही देश की चुनाव की सारी ईवीएम मशीन भी उसी के कब्जे में है। तो जैसे ही हेड ऑफ स्टेट साइन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वो उन फैक्ट्रियों को बंद करवाता है जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं और आधे से ज्यादा फैक्ट्री दरअसल में काली गायकवाड़ की होती हैं। तभी यहाँ पर काली गायकवाड़ आ जाता है। वो जेल में एक दूसरे रास्ते से पहुँच गया था। उसके हाथ में गन थी और वह गन लगी हुई थी विक्रम राठौर के माथे पर। यहाँ पर काली गायकवाड़ फायर करता है तो वो फायर नहीं होता है और इसी तरह खाली चलने वाली गन की वजह से विक्रम राठौर की याददाश्त वापस आ जाती है। जिसके बाद तो आजाद और विक्रम राठौर मिलकर काली की पूरी गैंग का सामना करते हैं और उन सभी को बेरहमी से मार गिराते हैं। और क्लाइमैक्स के कुछ एक्शन सीक्वेंस में बहुत ही कमाल के थे। दोनों ने मिलकर जब काली गायकवाड़ के लोगों से फाइट करना शुरू किया तो पूरा थिएटर गूंज उठा और साथ ही जवान 2 का एक छोटा सा हिंट भी दिया गया। और गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आप शाहरुख खान के फैन हो तो कमेंट में #SRK लिख देना। इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।